सभी को नमस्कार। वीडियो पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। साथियों, पार्ट नंबर 1 में हमने जाना कि सबसे पहले बॉडी को वार्म अप कैसे किया जाता है, बॉडी को प्रिपेयर कैसे किया जाता है योग आसन प्राणायाम के लिए, जिसमें हमने छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जिसमें कलाई का, उंगलियों का, एल्बो, शोल्डर, नीज, हिप ज्वाइंट, कमर का, गर्दन का हमने मोबिलाइजेशन किया था। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम किए थे, तो वो वीडियो आपने पूरी देख ली होगी। अभी वीडियो नंबर पार्ट 2 जो है, इसमें हम कवर करेंगे प्राणायाम को। प्राणायाम मतलब हमारे इंटरनल जो इतने भी ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, लंग्स है, जितने भी हमारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन है, उनको हष्ट पुष्ट और मजबूत करने के लिए जितना हमारे बॉडी के अंदर का एरिया है ना, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जितना बाहरी व्यायाम करते हैं वो हमारे बॉडी को हिलाना डुलाना, जॉइंट्स को मोबिलाइजेशन करना, तो वो होता है व्यायाम। प्राणायाम होता है हमारा श्वासों का व्यायाम। प्राणायाम श्वास प्रवास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो साथियों, अभी कुछ प्राणायाम है। अगर आप इन प्राणायाम को गर्मियों के सीजन में कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने के तुरंत बाद प्राणायाम कर लेना चाहिए। अगर आप सर्दियों में जब ठंड हो उस समय आप प्राणायाम कर रहे हो तो पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, फिर कुछ जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, दंड बैठक हो गई। थोड़ा बॉडी को और ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय ठंड ज़्यादा होती है, बॉडी को पसीना आना ज़रूरी होता है। गर्मियों तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम में ही पसीना बॉडी एकदम से तैयार हो जाती है। तो गर्मियों में कर रहे हो तो प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम के तुरंत बाद कर लीजिए। अगर सर्दियों में कर रहे हो तो जितनी सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, उनको करने के बाद लास्ट में आप प्राणायाम करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम की श्रृंखला। इसमें मुख्य प्राणायाम हम करवाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद 2-3 और है उज्जाई प्राणायाम, उनका भी हम आपको अभ्यास करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बैठने का आसन बताया था, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा सिद्धासन है, ठीक है, ये हमारा सुखासन है और ये हमारा पद्मासन है। जिसमें भी आप अच्छे से कंफर्टेबल बैठ सकते हो उसी आसन में आपको बैठ जाना है। आप एक्सरसाइज को, सूक्ष्म व्यायाम को पार्क में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कर सकते हैं, लेकिन जो प्राणायाम है ना, वो आपको ऐसा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी शोर शराबा ना हो, मन एकदम प्रसन्न होना चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। चारों तरफ का एरिया देखिए, मेरे चारों तरफ कोई भी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, सिर्फ पक्षियों के अलावा। तो ऐसा एरिया हमें, ऐसा जगह हमें सेलेक्ट करनी है जहाँ पर कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो अभी सबसे पहले हमें कर रहे हैं प्राणायाम, जिसमें सबसे पहले प्राणायाम रहेगा ओम की ध्वनि का उच्चारण। ओम की ध्वनि का उच्चारण हम क्यों करते हैं? जिससे हमारा मन एकदम से शांत हो जाए। तरह तरह के थॉट, विचार हमारे मन में उथल पुथल हो रहे हैं, वो मन हमारा एक जगह पर एकाग्र हो जाए और योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए हम उसके लिए कैपेबल हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हो, ठीक है, उसी में आपको बैठना है। उसके बाद दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर। उससे पहले मैं आपको थोड़ी मुद्राएं के बारे में बता देता हूँ। जो हमारे हाथों में एक अंगूठा होता है, 4 उंगलियां होती है, वो हमारे पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले जो हमारा अंगूठा होता है, अंगूठा हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अंगूठे के साथ वाली उंगली, तर्जनी उंगली, ये हमारी वायु को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद सबसे बड़ी जो उंगली है ना, सबसे ऊंचा क्या है? आकाश, ये हमारे आकाश को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा उंगली। उसके बाद जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है ना, ये वाली जिसमें रिंग डालते हैं, ये हमारी अनामिका है, जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है।
उसके बाद जो छोटी उंगली है ना, सबसे छोटी उंगली है ना, ये हमारी कनिष्ठ उंगली है। ये हमारे बॉडी में जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जितनी हमने मुद्राएं हैं, अलग अलग तत्व है, इनका हम आगे जिक्र करते रहेंगे। इनका अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, तो वो आपको बताते रहेंगे प्राणायाम के दौरान। सबसे पहले हम लगाते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में अंगूठा और पहली उंगली का जो टॉप होता है ना, वो हमें हल्के से टच करना है दोनों हाथों का, और यहाँ पर घुटने पर रखना है। ठीक है। कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद, मन पर प्रसन्नता का भाव, और लंबा श्वास भरना है। कैसे? छोड़ देना है। दोबारा फिर से भरना है, फिर छोड़ देना है, फिर दोबारा से भरना है, फिर छोड़ देना है। अभी दोबारा से लंबा गहरा श्वास बन के ओम की ध्वनि को निकालना है। ठीक है। ज्यादा हाई आवाज भी नहीं निकालनी है, ज्यादा आवाज भी निकालनी है, कम भी निकाल, बिल्कुल मध्यम आवाज निकालनी है, जिससे अपना मन एकदम से शांत और प्रसन्न हो जाए। कैसे? ओ अभी मन एकदम से शांत हो गया है, और ओम की ध्वनि का उच्चारण करने से हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारी ओर होने लगता है। नेगेटिव जितनी भी ऊर्जा है, नकारात्मक जितनी ऊर्जा हमारे शरीर से दूर चली जाती है। जितना हमारा ऑरा है उसमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो साथियों, ओम इसलिए जरूरी है, और मन हमारा एकदम से शांत होता है। अभी सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। विधि आपको बता देता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। आपको इस प्रकार से बैठना है, लंबा गहरा श्वास भरना है, और लंबा गहरा श्वास ही छोड़ना है। जितना टाइम आप श्वास को लेने में लगा रहे हो, उतना ही टाइम आपको छोड़ने के अंदर लगाना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करनी है। जल्दबाजी का कोई कार्य यहाँ पर नहीं है प्राणायाम के अंदर। शांत भाव से चित्त प्रसन्न करके फिर आपको ये चीजें करनी है। देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सीधी कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, लंबा गहरा श्वास भरना है नासिका के द्वारा, थोड़ी देर होल्ड करना है, और धीरे धीरे अगेन। अगर आप गर्मी के दिनों में कर रहे हैं, आपको पसीना ज्यादा आ रहा है या बेचैनी हो रही है, तो आप आंखों को खुला रखना है।
जब आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए तो आंखें आप बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करने का फायदा क्या है कि आपको आसपास की चीजें नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपका श्वासों के ऊपर ही ध्यान रहेगा। प्राणायाम जब भी बेनिफिट करेंगे जब हमारा दिल, दिमाग, मन सभी श्वासों के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। अगर हम प्राणायाम करते वक्त, भस्त्रिका करते वक्त ध्यान हमारा और किसी काम के अंदर है, प्राणायाम हम कर रहे हैं, तो आपको 0% फायदा होगा। अगर आपका मन, दिल, दिमाग और शरीर सारी चीजें मिलकर आप प्राणायाम को प्राणायाम कर रहे हैं एकत्रित होकर के, तो आपको 100% फायदा होगा। तो इसीलिए चित्त को एकाग्र करके ही हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आप कंटिन्यू करते रहिए। मैं आपको इसके कुछ फायदे बता देता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से एक तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी का बूस्टर होता है, साथ में लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, फेफड़ों में श्वास की दिक्कत हो, अस्थमा की दिक्कत हो, कई कहते हैं ना दमा दम के साथ खत्म होता है, ऐसी बात नहीं है। दमा को हम समय रहते अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, योग प्राणायाम कर पाएँ, आयुर्वेदिक दवाइयों का फायदा उठा पाएँ, तो आप दमे को पहले भी जड़ से ठीक कर सकते हो। जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, सफोकेशन रहती है, श्वास यानी धूल मिट्टी की एलर्जी जिनको रहती है, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। रक्त की शुद्धि के लिए, जिनको चर्म रोग है, पित्त उछलती है, खून खराब रहता है, कहीं पर ऐसे खुजाने से दाफड़ हो जाता है, मच्छर ज़्यादा खाते हो, इस कंडीशन में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल यानी खून गाढ़े की समस्या है, कहीं पर सिस्ट बन जाती है, चमड़ी के इकट्ठा होना एक गांठ का रूप ले लेती है, लिपोमा जिसको बोल देते हैं, सिस्ट बोल देते हैं, रिसोड़ी जिसको बोल देते हैं। अगर आप बिना दवाइयों के रिसोड़ी को ठीक करना चाहते हो तो आप आधा आधा घंटा सुबह शाम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दीजिए। आपकी गांठ कुछ ही दिनों में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। 10-15 दिन वाले में होने वाले में नहीं है कि आप 10-15 दिन लगातार करो तो आपकी गांठ नहीं ठीक हुई तो उसको बंद कर दिया। महीने, 2 महीने, 6 महीने आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपका बिना दवाइयों के ये लिपोमा ठीक हो जाएगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। जिनको श्वास की दिक्कत रहती है, घुटन रहती है, सफोकेशन रहती है, फोबिया की दिक्कत इनको रहती है, ऊंचाई से डर लगता हो, जल से डर लगता हो, गहराई से डर लगता हो, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम जरूर कीजिए। और साथियों जिनको श्वास की दिक्कत रहती है उनके लिए और भी बता देता हूँ। पीपल बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। श्वास की दिक्कत, जिनको अस्थमा की दिक्कत रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, एलर्जी किसी भी प्रकार की हो, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए पीपल के पत्ते बहुत ही फायदेमंद है। पीपल के आप छांव में बैठेंगे, पीपल का आप चक्कर लगाओगे, पीपल के पत्तों को, कच्चे कच्चे पत्तों को आप सीधा चबा कर ऊपर से पानी पियोगे, या पीपल के पत्तों को उबाल करके उसकी भाप स्टीम आप मुंह से नासिका के द्वारा अपने अंदर लेते हो तो हमारे जो लंग्स है वो इनहेंस होते हैं, उनके जो रोम छिद्र है वो खुलते हैं और श्वास हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और बॉडी एकदम से हमारी प्रफुल्लित हो जाएगी। तो पीपल के पत्तों का आप स्टेम भी ले सकते हो। पीपल के पत्तों का चूर्ण बना करके उसमें सट्टा मिश्री मिला करके आधी आधी चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हो, अपने बच्चे को दे सकते हो। जिनको शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, नक्सीर की समस्या है, लीवर पे गर्मी है, या जिनका सिर भारी रहता है, चक्कर आते हैं, बेचैनी रहती है, तो आप पीपल के पत्तों का चूर्ण बना करके धागे वाली सट्टा मिश्री बराबर मात्रा मिला करके आधा आधा चम्मच पूरी फैमिली को सेवन करवाइए। आपके फैमिली बिल्कुल हष्ट पुष्ट और निरोग हो जाएगी। तो करते रहिए कंटिन्यू भस्त्रिका प्राणायाम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। ऐसा नहीं कि ऐसे झुकाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं। बिल्कुल आराम से श्वास की गति पर ध्यान देना है। कैसे श्वास आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इनकी गति पर आपको देना है। स्टार्टिंग आपको 2 मिनट से करनी है, धीरे धीरे आप इसको टाइम बढ़ाते हैं,
2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आप आधा आधा घंटा इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो साथियों ये था भस्त्रिका प्राणायाम। इसी के साथ अभी दूसरा जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें करना क्या है, श्वास को छोड़ना है, लिया अपने आप जाएगा, श्वास को सिर्फ छोड़ना है। और कपालभाति प्राणायाम किसे नहीं करना है वो भी आपको बता देता हूँ। जिनको लेटेस्ट कुछ ही दिनों के अंदर फीवर हुआ हो, बुखार जिनको हुई हो, या पेट में किसी प्रकार का फूड पॉइजनिंग हुआ हो, पेट में दर्द रहता हो, पेट में किसी प्रकार की गांठ कैंसर वगैरह हो, या पेट का किसी भी ऑर्गन का ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेट हुआ हो, या फिर गर्भवती महिलाओं को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। कपालभाति प्राणायाम करें तो आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। नित्य क्रिया से आप फारिग होकर के आराम से बैठ करके तभी आपको खाली पेट कपालभाति करना चाहिए। कैसे करना है, इसमें आप जैन मुद्रा भी, वायु मुद्रा भी बना सकते हो। वायु मुद्रा ये वाली होती है, पहली तर्जनी जो उंगली होती है ना, इसको इस प्रकार से अंगूठे से दबाते हैं। जिनको पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, अफारा, बदहजमी की दिक्कत रहती है, खाना खाते मरोड़ लग जाता है, खाना खाते टॉयलेट जाना पड़ता हो, तो आप वायु मुद्रा में इसको अभ्यास कीजिए। कैसे करना है, नाक से श्वास को झटके के साथ छोड़ना है, पेट हमारा अंदर जाएगा और लिया अपने आप जाएगा। देखिए एक बार डेमो। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हमारा जो पेट है कपालभाति के अंदर जाता है। ये देखिए इस प्रकार से देखिए। सिर्फ 1 सेकंड में एक बार एक स्ट्रोक लगाना है। ये नहीं कि आप जल्दबाजी करो, उसमें थक भी जल्दी जाओगे, पसीना ज़्यादा आएगा, चक्कर भी आ सकते हैं, घबराहट भी हो सकते हैं, बीपी हाई भी हो सकता है। तो आप 1 सेकंड में एक बार। पेट और वेट को कम करने के लिए कपालभाति सबसे बढ़िया प्राणायाम है। कपालभाति पेट की बढ़ी हुई तोंद को कम करने के लिए, वजन आपका बढ़ा हुआ आपकी लेंथ के हिसाब मेंटेन करने के लिए, युवाओं के लिए जो फौज की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, जितने भी आर्मी की तैयारी करते हैं या फिर नहीं भी करते हो, उनका जो स्टेमिना है वो बूस्ट करने के लिए, जब रनिंग करते हो तो हांफने लगते हैं, थकान हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, तो उन युवाओं के लिए कपालभाति बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। अगर आप जिम भी कर रहे हो तो भी आप जब सारी एक्टिविटीज हो जाती है जिम के अंदर या ग्राउंड के अंदर, आपकी रनिंग वगैरह जितनी भी एक्टिविटी हो जाती है, तो लास्ट में जब स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग के अंदर आप कपालभाति को 5 मिनट के लिए ऐड कर लीजिए। उससे क्या होगा, बॉडी एक तो रिलैक्स हो जाएगी और स्टेमिना एकदम से बूस्ट हो जाएगा, ऑर्गन हमारे इनहेंस हो जाएंगे और बॉडी हमारी एकदम से हष्ट पुष्ट हो जाएगी कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। स्टेमिना के लिए सबसे जबरदस्त जो प्राणायाम है वो कपालभाति है, मेरा फेवरेट है। पेट कम होता है, जो हमारे ऑर्गन है वो हेल्दी होते हैं, इसमें भी चर्बी की गांठें कम होती है, बहुत सारे फायदे इसके, तो बहुत सारे। रक्त की शुद्धि होती है, प्रोस्टेट ठीक होता है, जो हमारे प्रजनन अंग है वो भी हष्ट पुष्ट और मजबूत होते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करना है। पहले 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 2-2 मिनट के 3 सेट कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते हुए 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा आधा, जब आप घंटा इसका अभ्यास करना शुरू कर जाएंगे तो आपको शरीर एकदम से एनर्जेटिक लगने लगेगा और आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी कपालभाति प्राणायाम से। ठीक है, अभी अगला जो प्राणायाम करेंगे वो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप
खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जिनको पैरालाइज की दिक्कत है, चारपाई पर पड़े हैं, चेयर पे बैठे हैं, व्हील चेयर पे बैठे हैं, हॉस्पिटल में हैं, वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। एक तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करेगा, बीपी हाई रहता हो या नॉर्मल रहता हो उसको ठीक करेगा। अनिद्रा की जिनको दिक्कत रहती है, एंजाइटी जिनको रहती है, बालों की दिक्कत रहती है, स्किन की दिक्कत रहती है, श्वास की दिक्कत रहती है, नज़ले की दिक्कत जिनको रहती है, घबराहट, बेचैनी, तरह तरह के थॉट दिमाग में आते रहते हैं, रात को सौपन ज़्यादा आते हैं, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन है। जिनको बच्चों को याददाश्त कम रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिन भाई बहनों को कोई भी काम याद नहीं रहता है, कुछ सामान रख करके भूल जाते हैं, मेमोरी को शार्प करने के लिए, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, सिर में दर्द इनको रहता है, समय समय पर उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसी कंडीशन रहती है, सर्वाइकल के दौरान सिर में भारीपन रहता है, तो आप कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। कैसे करना है? इस पर कमर सीधी, अंगूठे से एक नासिका को बंद करना है, दूसरी नासिका से श्वास लेना है, फिर दो उंगलियों को रखना है दूसरी नासिका पे, और जो दबा रखी थी पहले उसी से हमको छोड़ देना है। जब हम खत्म करते हैं तो जिस नासिका से हमने श्वास को भरा था उसी नासिका के लास्ट में छोड़ करके खत्म करना है। जिन लोगों को लकवा, पैरालिसिस, अधरंग की समस्या है, चारपाई पर लेटे हुए चल फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, वो लेटे लेटे भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं, और साथ में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे जरूर करें। उनका जो ब्रेन है, जो नसें फट गई है, नसें ब्लॉकेज हो गई है, क्लोट्स जिनको जम गया है ब्रेन के अंदर, वो क्लोट्स ये अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। और क्लोट्स जब ब्रेन रिकवर होता है तो वो इंडिकेशन देने लगता है पूरी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी एकदम से चलने फिरने दौड़ने लगती है। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हो। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, पीपल की छांव में बैठकर करते हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको और भी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, और जितना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा हमारे अंदर जाएगी, तो हमारा ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है वो एकदम से प्रफुल्लित हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट और मजबूत हो जाएंगे। जितनी ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को शुद्ध मिलेगी उतनी जल्दी हमारे ब्रेन का विकास होगा, मेमोरी शार्प होगी। तो आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो आपको 100% फायदा पहुंचने वाला है। स्टार्टिंग आप 2 मिनट से कीजिए, धीरे धीरे इसका भी टाइम आप बढ़ाते जाइए, आधा आधा घंटा कंटिन्यू आप करना शुरू कर दीजिए, आपके आसपास कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अभी अगला प्राणायाम एक बीमारी है थायराइड की। थायराइड 2 तरह से होता है। हमारे गले में एक ग्रंथि लगी होती है, थायराइड ग्रंथि, एक ग्लैंड होती है जो एक हार्मोन रिलीज होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स ज्यादा रिलीज हो जाए तो भी बॉडी में दिक्कत है, कम रिलीज हो तो भी हमारी बॉडी में दिक्कत है।
ये हार्मोन ना समान गति में, समान मात्रा में हमारी बॉडी में रिलीज होता रहता है, तो हमारी बॉडी एकदम से एक्टिव रहती है। ज़्यादा रिलीज होने लग जाए तो मोटापा हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, सिर में दर्द रहेगा, ज्वाइंट कमज़ोर हो जाएंगी, नसें हमारी कमज़ोर हो जाएंगी, पसीना आने लगेगा, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर आने लगते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होने से। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें मेडिसिन चला देते हैं थायराइड की 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, 150 mg, इस प्रकार से। और जब तक ये दवाइयाँ लेते रहते, थायराइड हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक नहीं होता, बस एक जो लेवल है वो थोड़ा सा घट जाता है, अगर दवाइयाँ ना ले तो वो दोबारा से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी हार्मोन पूरा अनबैलेंस हो जाता है थायराइड की वजह से। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है, गले को सिकुड़ करके, देखिए पहले मैं डेमो करके बताता हूँ। इस प्रकार से श्वास भरा और नासिका से छोड़ दिया। गले को सिकुड़ करके अंदर से श्वास को भरना है। जब अंदर से श्वास भरेंगे, हवा का जो घर्षण हमारे ग्रंथि से होकर गुजरेगा, तो ग्रंथि हमारी एक्टिव हो जाएगी। जो भी उसके अंदर शिथिलपना है, आलस है, कोई भी उसके अंदर बीमारी है, हार्मोन रिलीज करने में कोई दिक्कत उसको आ रही है, तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगी। जब वो सिकुड़ करके उसका द्वार छोटा करके हवा का घर्षण उसके साथ होगा, तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होगी तो हार्मोन अच्छे से रिलीज करेगी। ठीक है, जो उसको करना चाहिए। तो आपको उज्जाई प्राणायाम करना है, गले को सिकुड़ करके अंदर से श्वास भरना है। थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर इस प्रकार से छोड़ देना है। एक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा ही बता रहा हूँ, जिनको थायराइड कम होता है या ज़्यादा रहता हो, हाइपोथायरिज्म हो या हाइपर थायराइडिज्म हो, दोनों तरह के थायराइड में आपको करना क्या है, शाम को 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह उठ करके उस पानी को आप उबाल लीजिए धनिया सहित, आधा गिलास शेष रह जाए, सुबह खाली पेट नित्य क्रिया करने के बाद उसको घूंट घूंट करके पी लीजिए साबुत धनिया। लगातार आप उसको पीना शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो मेडिसिन चल रही है, 50 mg चली तो 25 mg हो जाएगी, 100 mg चली तो 75 mg हो जाएगी। लंबे समय तक अगर आप लेते हो तो आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी। अगर सीजन में आपको कच्चा धनिया मिलता है तो थोड़ा सा उसको कूट करके आप ले करके ऊपर से गुनगुना पानी आप पी लीजिए सुबह खाली पेट एक टाइम, तो भी आपका थायराइड में बहुत ही अच्छा लाभ करता है। धनिया बहुत ही अच्छी औषधि है थायराइड को ठीक करने के लिए। तो साथियों, आज हमने पार्ट 2 के अंदर प्राणायाम का जिक्र किया, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम। तो आशा करते हैं कि आपने इन प्राणायाम को अच्छे से समझा होगा, किया होगा और फायदा आप इसका उठाया होगा। तो साथियों, आज के पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट 3 में, कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे योग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। तो हमारे हेलो उपचार फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।